तो दोस्तों आज मैं फिर हाजिर हुआ हूँ आपके सभी प्रश्नों का जवाब देने के लिए और सभी प्रश्नों के जवाब लेने के लिए। अभिवादन स्वीकार करिए, मैं आपका दोस्त प्रवीण सर। जिस तरह से लगातार आपके साथ मैं प्रश्नों को लेकर आ रहा हूँ और जिस तरह से आप लोग लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बिल्कुल इसी तरह से जुड़े रहिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर करते चलिए। उन्हें भी बताते चलिए कि वे भी ओनली टेट पर आए, जहां प्रवीण सर बहुत सारे प्रश्न लेकर आते हैं। उन सभी प्रश्नों के जवाब हमें देने पड़ते हैं और जो जवाब हमें नहीं आता है, जिसका उत्तर हमें नहीं आता है, उसका उत्तर स्वयं प्रवीण सर देते हैं। एक बार उन्हें बताइए ओनली टेट के बारे में, जहां सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट के एक साथ तैयारी करवाई जा रही है। मुझे आशा है कि आप लोग जरूर अपने सभी दोस्तों को बताएंगे और बहुत सारे लोगों को आप शेयर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के अपने सीधा पहले प्रश्न से। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है सीधा दोस्तों, वो है, समझिएगा इसके पूरे क्वेश्चन को और आंसर दीजिएगा। कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि नीचे दिए गए शहरों में से किस एक में रेत के पहाड़, रेत यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ क्वेश्चन है रेत, क्या है क्वेश्चन है रेत के पहाड़ जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है, वो कहाँ पाए जाते हैं। एक बार क्वेश्चन को फिर से समझिएगा, उसके बाद उत्तर दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए शहरों में से किस एक में रेत के पहाड़ हैं जिन्हें रेत के टीले के नाम से जाना जाता है या जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है, और वो कहाँ पाए जाते हैं। ऑप्शन है काबुल, और दूसरा ऑप्शन कहता है अबू धाबी, और तीसरा ऑप्शन कहता है बर्लिन, और चौथा ऑप्शन कहता है थिम्पू। जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए और मुझे लगता है कि इसका आंसर आप लोग जरूर देंगे और जरूर देने में आप सक्षम होंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं कि इसका क्या आंसर होता है। आइए जानते हैं इसके आंसर के बारे में। मुझे लगता है कि सारे छात्र इसका आंसर दे चुके होंगे। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा अबू धाबी, यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। एक बार जल्दी से इसको यहीं पर याद कर लीजिए, ठीक है। रेत के टीले किसे कहा जाता है, या रेत के टीले या रेत के पहाड़ कहाँ पर पाए जाते हैं, तो पाए जाते हैं अबू धाबी में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं, अबू धाबी में पाए जाते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आइए बात करते हैं इसी के साथ दूसरे प्रश्न के बारे में। ये रहा स्क्रीन पर दूसरा प्रश्न, जल्दी से इसका आंसर आप लोग शेयर करिएगा। चलिए क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ, आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जो लोग अभी नहीं ज्वाइन हुए हैं उन्हें जल्दी से बताइए कि चलिए इस ओनली टेट पर, जहां पर प्रवीण सर बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आए हैं और बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न लेकर आए हैं, जल्दी से आप सभी लोगों को बताइए। मुझे आशा है कि आप लोग जल्दी से उन सभी लोगों को बता दिए होंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपने प्रश्न के बारे में। तो हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है। पहला ऑप्शन कहता है कि पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है, इंटीग्रेटेड है। दूसरा ऑप्शन कहता है कि पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है, और तीसरा ऑप्शन कहता है कि पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है, और यहीं पर चौथा ऑप्शन कहता है कि पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है। तो जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। मुझे लगता है कि आप लोग बता देंगे और सभी छात्रों को आ जाएगा। बिल्कुल, यदि आप थोड़ा से समझकर तुक्का भी लगाते हैं तो तुक्का भी सही हो जाता है। बस केवल और केवल हमें समझकर आंसर देना पड़ता है। तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए। मुझे लगता है कि आप लोग आंसर दे चुके होंगे। चलिए आइए इसके आंसर के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों, इसका आंसर हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। बिल्कुल, जिन लोगों ने आंसर दिया है मैं उन्हें अप्रिशिएट करता हूं। बस इसी तरह से आप सभी लोग आंसर देते रहिए। गलत होगा कोई बात नहीं, एक ऐसा दिन आएगा जब आपके सारे प्रश्न सही होंगे। मैं जानता हूं क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया, बहुत सारे छात्रों को हमने पढ़ाया और बहुत सारे छात्र सेलेक्ट हुए हैं। ठीक है, हमने देखा है एक समय था बहुत ऐसे छात्रों को हमने पढ़ाया, एक समय था उनका जिन्हें कुछ भी नहीं आता था, लेकिन एक समय आया जब वे सारे प्रश्न सही करने लगे। मैं ऐसे छात्रों को हमेशा दिल में संजोए रखता हूं कि वाकई में उन्होंने जो मेहनत किया है वो कितना सराहनीय रहा। चलिए इसके आंसर के बारे में बात करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर क्या करता है, बल देता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन में था कि नहीं वाला था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें नहीं पूछ रहा था और है वाला नहीं पूछ रहा था। ठीक है, यहाँ पर नहीं पूछ रहा था, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए बात कर लेते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है,
क्वेश्चन को समझिएगा, फिर उसके बाद उत्तर दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली या सबसे प्रभावशाली युक्ति क्या है। कहने का मतलब ये है कि पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति क्या है। प्रभावशाली नहीं, प्रभावशाली हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, प्रभावशाली हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, प्रभावशाली हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए जल्दी से आंसर बताइएगा। किस्से, कहानियाँ, पाठ्य पुस्तक का पठन के बारे में बात करते हैं, शिक्षक द्वारा व्याख्याएं की बात करते हैं और कक्षा निर्देशन की बात करते हैं। जल्दी से इसका आंसर बताइए, जल्दी से इसका आंसर बताइए। और मेरे कई छात्र इस समय जुड़ चुके हैं, बिल्कुल इसी तरह से आप सभी लोग जुड़ते रहिए। जो लोग नहीं जुड़े हैं उनको भी आप लोग जल्दी से शेयर कर दीजिए। ठीक है, मेरे कई छात्र इस समय जुड़ चुके हैं और लगातार भी आंसर देने का प्रयास कर रहे हैं, लगातार भी आंसर देने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल, जो लोग आंसर दे रहे हैं उनको एक तरीके से मैं तहे दिल से उनका स्वागत करता हूं या उन्हें नमन करता हूं कि बिल्कुल आप इसी तरह से आंसर देते रहिए, आए या ना आए, लेकिन प्रयास जारी रखिए। चलिए इसका आंसर हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन एक बार पढ़ देता हूँ। किस्से, कहानियाँ, पाठ्य पुस्तक का पठन, शिक्षक द्वारा व्याख्याएं और कक्षा निर्देशन। जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। चलिए इसका आंसर हो जाएगा पहला सही। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, किस्से, कहानियाँ। पर्यावरण अध्ययन में क्या करना चाहिए, बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली जो युक्ति है वो किस्से और कहानियाँ। अगर किस्से और कहानियों के माध्यम से आप बच्चों को पढ़ाते हैं, समझाते हैं पर्यावरण के बारे में, तो मैं डेफिनेटली कहता हूँ कि बच्चे जरूर जुड़ेंगे उस विषय से और उन्हें अच्छे से समझ में भी आएगा। तो आपका एक टीचर होने के नाते कर्तव्य बनता है कि आप ऐसे पढ़ाएं कि बच्चों को सब समझ में आए। चलिए आइए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन में ये कह रहा है कि कौन सा संकेतक नहीं है। फिर से एक बार क्वेश्चन को मैं पढ़ना चाहूँगा क्योंकि मुझे पता है कि अभी आप लोग क्वेश्चन को नहीं समझ पाए होंगे, यानी कि प्रश्न को आप लोग जरूर नहीं समझ पाए होंगे। एक बार मुझे लगता है कि प्रश्न को दोबारा पढ़ना चाहिए। तो निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण के अध्ययन में आकलन के लिए संकेत नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो पर्यावरण के अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक का काम नहीं कर रहा है। ये आंसर आपको बताना है, इसमें से कौन सा ऐसा है। जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। ऑप्शन आपके समक्ष उपस्थित है। न्याय और समानता के प्रति सरोकार और सहभागिता और याद करना और प्रश्न पूछना। जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। आकलन के लिए पूछ रहा है, आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए। जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। चलिए मैं बता देता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा सी, सही हो जाएगा। इस समय हमारे बहुत सारे छात्र जुड़ चुके हैं। बिल्कुल मुझे खुशी है इतने सारे छात्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं लगातार। ठीक है, मुझे खुशी है कि इतने सारे छात्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और आइए अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। बहुत जल्दी मैं आप सभी लोगों का नेम लेने वाला हूं, बस जल्दी से आप जुड़ जाइए और कहीं जाइएगा नहीं, सारे प्रश्न को सॉल्व करके ही जाइएगा। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने का आकलन के लिए पर्याप्त अवसर देना चाहिए और स्वयं आकलन की बात यहाँ पर कर रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर बताइएगा आप लोग। पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने का आकलन के लिए पर्याप्त अवसर देना चाहिए, यानी कि स्व आकलन की बात कर रहा है। इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी, सी, ई। ठीक है, और दूसरी बात करता है, यानी दूसरा ऑप्शन कहता है कि दूसरा ऑप्शन कहता है सीखने के समान अवसर और तीसरा ऑप्शन कहता है सीखने का आकलन। ठीक है, आकलन यहाँ पर सीखने के लिए दो बार हो गया, सीखने का आकलन और सीखने के लिए आकलन दो बार हो गया। मुझे लगता है कि जो विकल्प है वो गलत है। ठीक है, तो आप ए और बी में से कोई चुनकर बता दीजिए। चलिए मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, ए और बी में से दो आप चुनकर बता दीजिए जल्दी से। और ये आंसर सभी छात्रों का मुझे लगता है सही होने वाला है और इसीलिए लगातार सभी का आंसर आ रहा है। बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, सही हो जाएगा। तो आप लोगों का ये आंसर सही रहा जिन लोगों ने दिया। ठीक है, बी ऑप्शन सही है, यहाँ पर बिल्कुल सही है, आपका बी ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही नहीं होगा। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न कह रहा है कि रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीकी का उपयोग होता है। रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। पहला ऑप्शन कहता है लिखित प्रश्न, दूसरा ऑप्शन कहता है अवलोकन और तीसरा ऑप्शन कहता है जांच सूची और चौथा ऑप्शन कहता है अधिविन्यास।
जल्दी से इसका आंसर दीजिए। मुझे लगता है कि मेरे सभी छात्र इसका आंसर देने में समर्थ हैं और वे दे भी देंगे। और लगातार सभी का आंसर आ रहा है, लगातार हमारे सभी छात्र प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह से आप लोग प्रयास करते रहिए। मैं सभी पर नज़र बनाए रखा हूँ कि किसका कितना आंसर सही, किसका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। चलिए जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। चलिए मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, इसका आंसर हो जाएगा दूसरा सही। इसका आंसर हो जाएगा दूसरा सही। यहाँ पर कह रहा है, सॉरी यहाँ पर कह रहा है एक तरीके से रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीकी का उपयोग होता है, तो वो होता है अवलोकन का होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ना कि जांच सूची का होता है। चलिए यदि आपको कोई प्रश्न ऐसा लगता है कि वो गलत है तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में एक बार सुझाव दीजिएगा। ठीक है, मैं कोशिश करता हूं कि कोई भी प्रश्न गलत ना हो, लेकिन फिर भी कई बार क्या होता है कि कहीं ना कहीं एक आध प्रश्न इधर उधर से आ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि एमसीक्यू वाले क्वेश्चन में कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं कभी कभार, लेकिन हमेशा आपको ऐसी चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न कह रहा है कि आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज को जिस रंग में देखते हैं वे कौन से रंग में देखते हैं। मुझे लगता है कि इसका आंसर आप लोग जरूर दे देंगे और सभी छात्र का ये आंसर सही होगा। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर सही होगा। क्यों होगा? क्योंकि वे लोग अपने आप से भी, कुछ छात्र ऐसे हैं जो जानते हैं और कुछ ऐसे छात्र हैं जिनको मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है। तो इसका पहला ऑप्शन कहता है बैगनी और नीला, दूसरा ऑप्शन कहता है हरा और पीला, और तीसरा ऑप्शन कहता है नारंगी और लाल। और लाल है यहाँ पर, ठीक है लाल है, लिख दे रहा हूँ लाल है। एक मिनट, लाला मैंने कर दिया, लाल कर दिया। एक मिनट दोस्तों, वैसे तो आप समझ ही गए होंगे, फिर भी मैं लिख देता हूँ क्योंकि कुछ लोग सोच रहे होंगे क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर लाल है और काला और सफ़ेद। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। सभी का आंसर सही आ रहा है। बिल्कुल मैं सभी के क्वेश्चन का आंसर देख रहा हूँ, सभी के क्वेश्चन के आंसर पर मेरी नज़र बनी हुई है। बिल्कुल सभी छात्रों का ये आंसर सही है। बस एक आध छात्र का हो सकता है गलत हो जाए कभी कभार, लेकिन वो तो फिर एक तरीके से गलत होना स्वाभाविक है। एक आध प्रश्न गलत हो रहा है तो बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा डी, सही हो जाएगा। यानी कि जो जानवर रात में जागते हैं उन्हें हर चीज़ कैसे दिखाई देती है, उन्हें काला और सफ़ेद में दिखाई देता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो बहुत सारे छात्रों का यह प्रश्न सही हुआ है। बिल्कुल इसी तरह से आप सभी लोग प्रयास करते रहिए। तो अभिमन्यु बैच से सबको जोड़िए, जल्दी से जोड़िए, जल्दी से आप लोग शेयर कर दीजिए उन लोगों को। और मुझे लगता है कि आप लोग जरूर शेयर कर दिए होंगे। बार बार मुझे कहने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे छात्र जो हैं सबसे अलग हैं। ठीक है, सबसे एक तरीके से भिन्न हैं, जो अपने आप से बहुत कुछ करते हैं, उन्हें कुछ कहना नहीं पड़ता है। ठीक है, मुझे विश्वास है उन सभी छात्रों के ऊपर जो हमारे साथ हमेशा से लगे हुए हैं, और जो लोग हमारे साथ नए जुड़े हैं उनके ऊपर भी हमारा विश्वास एक तरीके से बनता जा रहा है। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, बहुत ही साधारण प्रश्न है। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। प्रश्न कह रहा है कि परामर्श का उद्देश्य है बच्चों का समझना या समझाना। दूसरा ऑप्शन कहता है बच्चों की कमियों के कारण पता करना, और तीसरा ऑप्शन कहता है बच्चे को समायोजन में सहायता करना, और चौथा ऑप्शन कहता है उपरोक्त सभी। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। परामर्श का क्या उद्देश्य होता है? बच्चों को समझना होता है या समझाना, या बच्चों की कमियों के कारणों का पता लगाना, और बच्चों को समायोजन करने में सहायता देना। मुझे लगता है कि आप लोग मेरे इस संकेत को समझ गए होंगे और इसलिए सभी छात्रों का आंसर सही हो गया होगा, मतलब ये क्वेश्चन सही हो गया होगा। ठीक है, फिर भी अगर गलत हो रहा है तो कोई बात नहीं, हो सकता है कि आप मेरे संकेत को ना समझ पाए हों, लेकिन हाँ कई छात्रों का यह प्रश्न सही हुआ है। बिल्कुल जिन लोगों ने डी लगाया है वो बिल्कुल सही है, जिन लोगों ने डी लगाया है वे लोग बिल्कुल सही हैं। वे जल्दी से अपने आप को खुशी मना लें, मतलब खुद मनाकर हैप्पी हो जाएं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा परामर्श का उद्देश्य ये होता है बच्चों को समझाना या उनको समझना, कुल मिलाकर समझाना होता है, उन्हें सलाह देकर। ठीक है, कि गलत काम नहीं करना चाहिए, तुम्हें कैसे रहना चाहिए, सारे काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो सारी बातों के बारे में उन्हें बताना। बच्चों की कमियों के कारण हमें पता करना। ठीक है, कि भाई वे किस तरह, उनके अंदर किस तरह की कमियां हैं और उसे कहते हैं हमें दूर करना चाहिए और उन्हें बताना चाहिए। बच्चों को समायोजन करने में भी सहायता देना, यही हमारा परामर्श का उद्देश्य होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, जल्दी से इसका उत्तर दीजिए। मुझे लगता है कि आज क्लास जल्दी हो सकता है समाप्त हो जाए, लेकिन अभी हमारे पास 35 पेज तक है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, 35 पेज तक हम चलेंगे, जितना भी समय लगेगा उतने समय तक आज क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए बात करते हैं बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग क्या हो सकता है। बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग क्या हो सकता है?
पहला ऑप्शन कहता है कि उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाना, पहला ऑप्शन कहता है कि उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाना चाहिए। दूसरा ऑप्शन कहता है कि शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, और तीसरा ऑप्शन कहता है उनका मूल्यांकन शिक्षा पर, उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना और उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना। कुल मिलाकर यहाँ पर उपदेश हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग क्या है? चलिए जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। यदि आपका गलत हो रहा है तो कोई बात नहीं है। ठीक है, चलिए बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या हो जाएगा। मुझे लगता है कि सारे छात्र इसका आंसर दे चुके होंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा सही। शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, मतलब यदि शिक्षक, देखिए कुछ नहीं करना है, यदि हमारा व्यवहार अच्छा होगा, ठीक है, हमारा व्यवहार अच्छा होगा तो बच्चों का व्यवहार ऑटोमेटिक अच्छा होगा, क्योंकि वे देखकर, वे अनुकरण कर कर ही सब कुछ सीखते हैं। उपदेश देने से कुछ नहीं होता है, आप जानते हैं उपदेश देने से कोई फायदा नहीं होता है। ठीक है, हमने बहुत सारे उपदेश दिए हैं लेकिन उसका कभी फायदा नहीं हुआ। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। इस समय बहुत सारे छात्र जुड़ चुके हैं, बिल्कुल बहुत सारे छात्र जुड़ चुके हैं। मुझे खुशी है कि इतने सारे छात्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। कह रहा है ऑप्शन, शिक्षा में फ्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान था डैश का विकास और व्यावसायिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, किंडरगार्टन और लैटिन स्कूल। बहुत ही प्यारा प्रश्न, बहुत ही साधारण प्रश्न है। ठीक है, इसमें एक ही ट्रिक है, इसमें एक चीज़ें हैं, उसी को देखकर आप आंसर कर सकती हैं। ठीक है, ज़्यादा कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है, बस आंसर देना है, बस थोड़ी सी चीज़ें सोचकर, ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है। बस एक हिंट है यहाँ पर, उस हिंट को देख लीजिए, आंसर आपका सही हो, मतलब क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। चलिए मैं आपको बता देता हूँ इस क्वेश्चन का अगर देखा जाए तो बहुत सारे छात्रों ने आंसर दिया है जिनका सही दिया है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा किंडरगार्टन। जब भी फ्रोबेल साहब की बात आए, जब भी फ्रोबेल की बात आए तो आप समझ लीजिए किंडरगार्टन की बात की जा रही होगी और किसी की बात नहीं की जा रही होगी। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, सही हो जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, सही हो जाएगा। चलिए इसी के साथ बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थी के मध्य को बढ़ावा देता है। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थी के मध्य बढ़ावा देता है। पहला ऑप्शन कहता है प्रतियोगिता की भावना का, दूसरा ऑप्शन कहता है कि सहयोग की भावना का, और तीसरा ऑप्शन कहता है प्रतिद्वंदिता का, और चौथा ऑप्शन कहता है तटस्थता की भावना का। मेरी बातों को याद करिए, एक बार मेरे शब्दों को याद करिए। मैं डेफिनेटली कहता हूँ एक क्वेश्चन आपका जरूर सही हो जाएगा, गलत नहीं होगा, क्योंकि इस बात को हमने कितनी बार कहा होगा और सभी छात्रों को हमने कहा होगा। ठीक है, प्रत्येक छात्रों के साथ हमने ये बातें शेयर किया हुआ है और सभी लोग जानते हैं कि मेरी हैबिट क्या है, मेरी आदत क्या है, मैं किस तरह से लोगों को मोटिवेट करता हूं। तो मुझे लगता है कि इसका आंसर आप देने में बिल्कुल सक्षम हो चुके होंगे और बिल्कुल इसका आंसर आप लोगों ने सही दिया होगा। चलिए बात कर लेते हैं इसके आंसर के बारे में। एक अध्यापक शिक्षार्थी विद्यार्थियों के मध्य किस चीज़ का बढ़ावा देता है? सहयोग की भावना का। आपने देखा है कि हमने हमेशा बताया है आप लोगों को कि आपको एक दूसरे का सहयोग करना। अगर कोई छात्र एक दिन नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसे आप डराइए नहीं, बल्कि उसे बताइए कि आप नहीं आए हैं तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हमने जो लिखा हुआ है हम खुद आपको शेयर कर दे रहे हैं, आप उसको लिख लीजिए। बस इतनी सी ही बात है। अगर आपको नहीं फिर भी समझ में आ रहा है तो एक बार आपको मैं समझा दे रहा हूँ। ठीक है, इस बात को हमने बहुत ज़्यादा चर्चाएँ की हुई हैं और मुझे लगता है कि आप लोगों को याद भी मेरी बात आ गई होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा कि बी हो जाएगा। एक अध्यापक विद्यार्थियों को कहता है कि हमेशा सहयोग की भावना हमारे अंदर होना चाहिए, एक दूसरे का हमें सहयोग करना चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न कह रहा है कि शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है? शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है? इसका आंसर दीजिएगा जल्दी से कमेंट बॉक्स में। देखिए बहुत सारी लाइव चैट में देखिए, एक चीज़ मैं आप लोगों से फिर से कहना चाहूँगा, जो लोग कमेंट बॉक्स में ऑप्शन दे रहे होंगे उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ हो रही होंगी, कहीं काफ़ी ज़्यादा असहिष्णुता हो रही होंगी। फिर लाइव चैट में है, वहाँ लाइव चैट वाला ऑप्शन है। एक बार आप थोड़ा सा यूट्यूब को इधर उधर आप करेंगे तो आपको देखने मिल जाएगा लाइव चैट कहाँ पर है। ठीक है, थोड़ा सा आप देखिएगा एक बार तो आपको देखने मिल जाएगा। लाइव चैट ओपन करिए, बिल्कुल आपको ऑप्शन दिखने लगे, सब कुछ आपको दिखने लगेगा, कैसे आपको आंसर करना है। शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है आजीविका कमाना, बच्चे का सर्वांगीण विकास, पढ़ना एवं लिखना सीखना, और तीसरा ऑप्शन कहता है बौद्धिक विकास।
जल्दी से बता दीजिए। शिक्षा का अति महत्वपूर्ण, यहाँ क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? जल्दी से इसका आंसर बताइए। और कुछ लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं नए, और बिल्कुल भी लोग क्या कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो लोग नए जुड़ चुके हैं वे जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो लोग नहीं जुड़े हैं उनको आप लोग जोड़ दीजिए। जल्दी से उन्हें बताइए कि चलिए ऑनलाइन टेट पर, जहाँ पर प्रवीण सर बहुत अच्छे क्वेश्चन लेकर आते हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे से समझाते हैं। ठीक है, आप लोग कह रहे होंगे सर अपनी पढ़ाई स्वयं कर ले रहे हैं। ठीक है, ये बड़ाई नहीं है, केवल मेहनत की बात है, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, कह रहा हूँ। ठीक है, शिक्षक अति महत्वपूर्ण, शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य ये है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास करना, यही उसका मुख्य उद्देश्य होता है, और कोई भी उद्देश्य शिक्षक का नहीं होता, जो कि आप लोग जानते ही हैं, कहीं ना कहीं आपने महसूस किया होगा। आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न कह रहा है कि डैश 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 की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के साथ विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकते हैं। डैश 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 की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास की विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकते हैं। पहला ऑप्शन कहता है कि वंशानुक्रम, दूसरा वंशानुक्रम और वातावरण, दूसरा ऑप्शन कहता है कि चुनौतियां, सीमाएं, और तीसरा ऑप्शन कहता है स्थिरता, परिवर्तन, चौथा ऑप्शन कहता है खोज पोषण। मुझे लगता है कि इसका आंसर आप लोग देने में कहीं ना कहीं असमर्थ हो सकते हैं। ठीक है, हो सकता है कि आपको थोड़ा सा समझने में असहजता हो रही होगी, लेकिन कोई बात नहीं। आप सोचिए कि इस बार ये प्रश्न गलत होगा, लेकिन अगली बार ये गलत नहीं होगा। अगली बार जब भी आएगा ऐसे प्रश्न को आप सीधा आंसर देंगे बिना कुछ सोचे हुए, क्योंकि आज आप लोग देख ले रहे हैं। चलिए इसका आंसर जल्दी से बता दीजिए जिन लोगों ने इसका आंसर देने का प्रयास किया है। ठीक है, कुछ लोगों का ये आंसर गलत है, लेकिन बिल्कुल कुछ लोगों ने सही भी दिया है, और ये आपका पहला ऑप्शन सही हो रहा है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है, वंशानुक्रम और पर्यावरण की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकते हैं। बिल्कुल यहाँ पर सत्य बातें हैं कि कोई इसे झुठला नहीं सकता है। ऐसे प्रश्न का उत्तर कोई झुठला नहीं सकता है, यही इसका आंसर होगा साथियों, ध्यान रखिएगा। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। ये प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षक की प्रभावकारिता पर निर्भर करता है? तो जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए। तब तक मैं आप सभी लोगों का नेम ले लेता हूं, जो लोग हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं और जो लोग जुड़े हुए हैं, एक बार मैं चाहूँगा उनका नेम लेना, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे छात्र इस बात को लेकर बैठे होंगे, इस बात के बारे में सोच रहे होंगे कि प्रवीण सर ने आज नाम हमारा नहीं लिया। बिल्कुल आप चिंता ना करें, क्योंकि मैं खुद ही चिंतित रहता हूँ। बिल्कुल आप चिंता ना करें, क्योंकि मैं खुद ही चिंतित रहता हूँ इस चीज़ को लेकर कि आपका नेम जरूर लिया जाए, क्योंकि आप लोग बड़ी मेहनत करके हमारे साथ जुड़ते हैं। चलिए ऑप्शन मैं बता देता हूँ आप लोगों को। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है विद्यालय की संरचना, दूसरा ऑप्शन कहता है शिक्षक की विषय की समझ, और तीसरा ऑप्शन कहता है शिक्षक की एक तरीके से शिक्षक की विषय की समझ, शिक्षक की योग्यता, और चौथा ऑप्शन यहाँ पर कहता है शिक्षक की लिखावट। जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए, तब तक मैं नेम ले रहा हूँ। चलिए मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, अगले प्रश्न में आपका नेम ले लूँगा जल्दी से। चलिए बात कर लेते हैं, इसका आंसर हो जाएगा शिक्षक को विषय की समझ के बारे में। शिक्षक की प्रभावशालिता पर निर्भर करती है, इस बात को ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए एक बार मैं ऑप्शन भी यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। शिक्षक को विषय की समझ होना चाहिए, यही शिक्षण की प्रभावशीलता है। ठीक है, क्योंकि अगर हमें एक तरीके से कहने का मतलब ये है कि यदि हमें ही एक तरीके से क्या नहीं पता होगा, हमें ही सिलेबस के बारे में, पाठ्यक्रम के बारे में पता नहीं होगा, तो आप सोचिए कि कहीं ना कहीं फिर हम बच्चों को नहीं समझा पाएंगे, हम छात्रों को नहीं समझा पाएंगे। इसलिए कि आप लोगों से मैं कह रहा हूँ कि हमें एक तरीके से विषय के बारे में जानकारी होनी चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है आपके समक्ष, जल्दी से इसका उत्तर दे दीजिए दोस्तों। क्वेश्चन है, एक बार मैं पढ़ देता हूँ क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन है, शिक्षक निम्नलिखित के लिए शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री का उपयोग करते हैं। तो जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। छात्रों को प्रभावित करने के लिए, शिक्षण को रोचक बनाने के लिए, और दूसरा ऑप्शन कहता है छात्रों की एकाग्रता के लिए। जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए आप सभी लोग जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए। चलिए मैं आप लोगों का नेम जल्दी से ले लेता हूं, जो लोग हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं।
जैसे कि बात करते हैं निकिता जी के बारे में बात करते हैं, अर्चना जी के बारे में बात करते हैं, अर्चना सिंह, अर्चना तोमर, अर्चना तिवारी जी के बारे में बात करते हैं, और क्या नाम है पूजा सिंह जी के बारे में बात करते हैं, और पूजा भारती जी के बारे में बात करते हैं, रीना रानी जी के बारे में बात करते हैं, मोनिका जी के बारे में बात करते हैं। ये सभी छात्र हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। स्नेहा जी की बात करते हैं। सभी छात्र हमारे साथ कहीं ना कहीं हमेशा जुड़े रहते हैं। बिल्कुल इसी तरह से आप लोग आंसर देते रहिए, मैं आपकी सराहना करता रहूँगा। चलिए बात कर लेते हैं इसके आंसर के बारे में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? मुझे लगता है कि इसका आंसर आप लोग दे चुके हैं। चलिए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शिक्षक निम्नलिखित के लिए शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री का उपयोग करता है। किस लिए करता है? ताकि शिक्षण यानी कि जो पढ़ाया जाए वो रोचक बन सके। क्योंकि भाई अगर हम एड्स यानी कि सहायता लेते हैं, जैसे कि प्रोजेक्टर वगैरह का हम इस्तेमाल करते हैं, तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि बच्चे को क्लासेस जो होंगी इंटरेस्टिंग लगेंगे, बच्चे क्लास को बहुत अच्छे से अटेंड करेंगे और उन्हें सारा कुछ समझ में भी आएगा। चलिए मुझे लगता है कि इस प्रश्न में हमने ज़्यादा समय ले लिया है। चलिए हम अगले प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं। अगले प्रश्न में इतना ज़्यादा समय नहीं लिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपका नेम लेने में समय लग गया। चलिए बात कर लेते हैं इसके आंसर के बारे में, क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि बुलाए जाने पर कुछ छात्रों के माता पिता या अभिभावक आकर शिक्षक से नहीं मिलते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? बहुत ही प्यारा प्रश्न है। आप लोग बताइए। माता पिता को लिखना चाहिए, जाकर उनसे मिलना चाहिए, वैसे छात्रों को दंडित करना चाहिए, वैसे छात्रों को अनदेखा करना चाहिए। जिनके माता पिता आपसे मिलने नहीं आते हैं, मुझे लगता है कि इसका आंसर जल्दी से आप लोग दे लेंगे। बस आपके कॉमन सेंस पर ही आधारित है, आपके कॉमन सेंस पर ही ये प्रश्न आएगा। इस प्रश्न का उत्तर ना कि मेरे बताने से आएगा, ठीक है। चलिए इसका आंसर मैं आप लोगों को बता देता हूँ। कुछ लोगों ने पहला लिखने का प्रयास किया होगा, लेकिन नहीं, आप चाहें तो एक बार जाकर मिल सकते हैं। थोड़ा सा आप उस हिसाब से मत सोचिए, ठीक है। आपको ये भी सही है, अगर आप इसको लगा रहे हैं तो कोई सुनिए, माता पिता को डायरी जो होती है उसमें लिख दीजिए कि भाई आपको मिलना है, ठीक है। लेकिन फिर भी आप जानते हैं कई बार मिलना नहीं आते हैं, तो फिर हमें जाकर स्वयं मिलना होता है, ठीक है। ये बातें अगर आप देखते हैं, एक कहानी है वहाँ की। जब क्या हो रहा था हमारे आपके समय में, जब हम सब पढ़ रहे थे, तो क्या होता था, डायरी वगैरह नहीं हुआ करती थी, ठीक है। इसलिए एक क्वेश्चन जो बना हुआ है कुछ सोच के बना हुआ है, जो पुरानी सोच है हमारी, ठीक है। पुरानी पद्धति के हिसाब से इस क्वेश्चन को बनाया गया है, ठीक है। पहले क्या होता था कि जब हम विद्यालय नहीं जाते थे तो हम अपने मतलब हमसे हमारे टीचर कहते थे, जब हम विद्यालय जाते थे तो जब हमसे गलतियां होती थी तो हमारे टीचर क्या करते थे, अपने माता पिता को लेकर आइए। लेकिन कई बार या तो हम नहीं बताते थे या तो बता भी देते थे, तो हमारे माता पिता इग्नोर कर देते थे। तो हमारा मास्टर या हमारे टीचर जो होते थे वो स्वयं जाकर मिल लेते थे, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन जो है ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्योंकि अप्रोप्रिएट तो यही दिख रहा है, ठीक है। बाकी अगर आप पहला भी सही करते हैं तो कोई इशू नहीं है उतना ज़्यादा। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए, एकांत में, अलग से, लोगों के बीच में, व्यक्तिगत रूप में। चलिए आप लोग बताइएगा इसका आंसर जल्दी से। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा सी सही हो जाएगा। लोगों के बीच में अगर विद्यार्थियों की प्रशंसा की जाती है तो फिर क्या होता है, फिर बच्चे और भी पढ़ते हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, लोगों के बीच में ही क्या करना चाहिए, उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। बाकी आपका क्या विचार हो सकता है, ठीक है। आपके इसमें कुछ व्यक्तिगत भी विचार हो सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि इस तरह के प्रश्न के कई उत्तर हो सकते हैं भाई, आप सबका अपना अपना विचार हो सकता है, ठीक है। लेकिन हाँ, यहाँ जहाँ तक लग रहा है मुझे सी ही ऑप्शन सही होना चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न कह रहा है कि वर्ग कक्षा के माहौल में एक सकारात्मक पढ़ाई वातावरण स्थापित और मजबूत करने के अधिकार को निश्चयात्मक अनुशासन होना चाहिए, ठीक है। तो पहला ऑप्शन कहता है अनुशासन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। पहला ऑप्शन कहता है अनुशासन को बढ़ावा देता है, दूसरा ऑप्शन कहता है पहला ऑप्शन कहता है बढ़ावा नहीं देता है, तीसरा ऑप्शन कहता है कि बढ़ावा देता है, और तीसरा ऑप्शन कहता है से कुछ नहीं लेना देना होता है, कि ज़रूरत नहीं होती है। मतलब यहाँ कहने का मतलब ये है, अनुशासन बढ़ावा नहीं देता है, या बढ़ावा देता है, या अनुशासन से कुछ लेना देना नहीं होता है, या अनुशासन की ज़रूरत नहीं होती है। वर्ग कक्षा के माहौल में एक सकारात्मक पढ़ाई वातावरण स्थापित और मजबूत करने के अधिकार को निश्चयात्मक अनुशासन क्या कहता है? जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए,
ठीक है, देखिए इसका आंसर हो जाएगा दूसरा सही हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि अनुशासन ही क्या करता है, सारी चीज़ों को बढ़ाता है। बिल्कुल, अगर किसी स्कूल में अनुशासन नहीं होगा तो समझ लीजिए कि वो स्कूल पूरी तरीके से ध्वस्त होने वाला है। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ ज्योग्राफिकल क्वेश्चन के बारे में। बात कर लेते हैं कुछ ज्योग्राफिकल क्वेश्चन के बारे में। बहुत ही सरल प्रश्न है, जल्दी से इसका उत्तर बता दीजिएगा, आज ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं हो पाएगी। चलिए पहला ऑप्शन कहता है, क्वेश्चन कहता है कि सांभर झील कहाँ पर है। सांभर झील कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। और दूसरा ऑप्शन कहता है बिहार में, तीसरा ऑप्शन कहता है राजस्थान में, चौथा ऑप्शन कहता है तमिलनाडु। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, बहुत ही साधारण प्रश्न है, इसका आंसर जल्दी से आप लोग शेयर करिए। चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा सी सही हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी सही हो जाएगा। सांभर झील के बारे में बात करते हैं तो राजस्थान में है, राजस्थान में है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए इसी के साथ बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न कह रहा है कि वूलर झील किस राज्य में स्थित है। वूलर झील किस राज्य में स्थित है, मध्य प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, राजस्थान में, तमिलनाडु में। जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए, वूलर झील कहाँ पर स्थित है। बहुत ही साधारण प्रश्न, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, जल्दी से इसका आंसर बताइए। मुझे लगता है कि इसका आंसर आप देने में बिल्कुल सक्षम हैं, क्योंकि हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है झीलों के बारे में। तो वूलर झील के बारे में बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। तुरंत का तुरंत याद करते चलिए हमारे साथ कि वूलर झील कहाँ पर स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। वूलर झील कहाँ पर स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। चलिए अब इसी के साथ बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न कह रहा है भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील। यहाँ पर कृत्रिम नहीं है, कृत्रिम झील है। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए मैं ऐसे कर देता हूँ तो कृत्रिम बन जाएगा। ठीक है, तो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है बैरीनाथ झील, चिल्का झील, सांभर झील, गोविंद बल्लभ पंत सागर। बता दीजिए, बहुत ही साधारण प्रश्न है। चलिए जल्दी से इसका आंसर बताइए, जल्दी से इसका आंसर बताइए। बहुत सारे छात्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। बिल्कुल इसी तरह से आप लोग जुड़े रहिए, इसी तरह से आंसर देते रहिए। ठीक है, आप सभी लोगों को मैं अप्रिशिएट करता हूं जिस तरह से आप लोग आंसर दे रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बिल्कुल सभी लोगों का ये आंसर सही नहीं है, लेकिन हाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का ये आंसर सही हो रहा है। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा डी सही हो जाएगा। गोविंद बल्लभ पंत सागर के बारे में बात करते हैं। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है गोविंद बल्लभ पंत। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। एक मिनट, हाँ भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, बिल्कुल सही है। चलिए बात कर लेते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न कह रहा है भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, बहुत ही साधारण प्रश्न है, इसका उत्तर देने में आप सक्षम हैं, जल्दी से दे दीजिए। बैरीनाथ झील, चिल्का झील, वूलर झील, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। ठीक है, ऐसा पेपर 2 में कहीं ना कहीं आपको सहायता मिलेगी, झीलों से प्रश्न पूछे जाते हैं। सुपर टेट में आपको सहायता मिल जाएंगे, सी टेट और यूपी टेट में भी एक आध क्वेश्चन भूले बिसरे करके देख दिया जाता है झीलों से। ठीक है, तो इसका आंसर जल्दी से आप लोग बता दीजिए क्या होने वाला है। मुझे लगता है कि आप लोग आंसर देने में थोड़ा सी कंजूसी कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि आंसर कौन सा होना चाहिए। बिल्कुल जो आप सोच रहे हैं वही होना चाहिए, इसका आंसर दीजिए। तो कुछ छात्रों ने इसका आंसर दिया भी है और सभी छात्रों ने प्रयास किया हुआ है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा सी सही हो जाएगा। वूलर झील जो कि कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है, जो कि आप लोग जानते हैं, अभी ही हमने आपको बताया था। ऊपर देख लीजिए एक बार, ये देखिए वूलर झील के बारे में अभी हमने आपको बताया था, अब यहीं पर इसको याद कर लीजिए। चलिए इसी के साथ बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील कौन सी है। भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील कौन सी है। बैरीनाथ झील, चिल्का झील, सांभर झील, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। जल्दी से इसका आंसर बता दीजिएगा। ठीक है, बहुत ही साधारण प्रश्न है, लेकिन मुझे लगता है कि इसका आंसर देने में सारे छात्र सक्षम नहीं होंगे। चलिए जो लोग प्रयास कर रहे हैं बिल्कुल इसी तरह से प्रयास करते रहिए, और जिन लोगों ने शेयर नहीं किया हुआ है वे लोग शेयर कर दें। कुछ लोग हमारे ही उस पर शेयर कर देते हैं, क्या नाम है, बिल्कुल सही है, कोई नहीं इशू। अगर क्या नाम है ग्रुप पर भी शेयर कर देते हैं, कोई नहीं, बहुत सारे छात्र नहीं आए रहते हैं, उनको आप बुला लेते हैं, आप शेयर करते हैं, तो फिर उनके जो लोग नहीं आए रहते हैं उनके मन में खलबली मच जाती है कि हमारा दोस्त वहाँ पर क्या कर रहा है, तैयारी कर रहा है और हमें भी जाना चाहिए, नहीं तो हम पीछे हो जाएंगे। ठीक है, तो आपके शेयर करने से क्या होता है, कई बार आपके जो दोस्त होते हैं वो सोते हुए जग जाते हैं। ठीक है, अचानक उनकी नींद खुल जाती है। ठीक है, उन्हें लगता है कि हमें नहीं सोना चाहिए, हमें भी पढ़ना चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं इसके आंसर के बारे में। तो इसका आंसर हो जाएगा सांभर झील हो जाएगा। इसके आंसर के बारे में बात कर लेते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा सांभर झील। ठीक है, भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील कौन सी है, सांभर झील है, जो कि राजस्थान में अभी हमने बात किया था। चलिए इसी के साथ बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में।
भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है चुलामू झील, चिल्का झील, सांभर झील, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। बहुत ही रेयर छात्रों का यह प्रश्न सही होगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ही कठिन प्रश्न है, कठिन है लेकिन हाँ सरल भी है। मैंने अभी एक कहानी हमने शेयर किया है, एक बार आप लोग क्या करिएगा, शशि जीएस एकेडमी वाले चैनल पर चले जाइएगा। एक कहानी हमने गंगा भाई के बारे में शेयर किया, एक बार उस कहानी को जरूर देखिएगा और मुझे आशा है कि आप लोग क्लास खत्म होने के बाद उस कहानी को जरूर देखेंगे। एक बार देखिएगा, काफ़ी आपको मोटिवेशन मिलेगा और आपको लगेगा कि वाकई में हमारे देश में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बड़ा ही मेहनत और ईमानदारी से काम करते हैं और बड़े विश्वास के साथ काम करते हैं और वे सफलताएं को कहीं ना कहीं अर्जित कर भी लेते हैं। ऐसे लोग हमारे देश में हैं। चलिए बात कर लेते हैं इसके आंसर के बारे में। इसके आंसर के बारे में बात कर लेते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा चुलामू झील के बारे में ध्यान रखिएगा। ये सबसे ऊंचाई पर स्थित है, इस बात को ध्यान रखिएगा। एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा चुलामू झील है कहाँ पर, ठीक है। क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको बताने में सक्षम, ताकि आपको बताने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो बाद में कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। चलिए इसी के साथ बात कर लेते हैं, थोड़ा सा हिंदी के 2-4 प्रश्न हमने लिया हुआ है, ठीक है। हिंदी के भी दो चार प्रश्न हैं जो कि मैं चेक करना चाहता हूं कि आप लोगों की हिंदी कहते हैं। अगर आप लोग कहेंगे तो 2-4 हिंदी बीच बीच में मैं डाल दिया करूँगा। वैसे हिंदी हमारा विषय नहीं है, उसको प्रदीप सर पढ़ाती हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि 1-2 प्रश्न डाल देते हैं, बस वैसे ही, ठीक है। मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, तो प्रदीप सर विषय पढ़ाते हैं, विषय मैं नहीं पढ़ाऊँगा, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं, इनमें से एक मोक्ष का पर्यायवाची शब्द है। इनमें एक मोक्ष का पर्यायवाची शब्द है। पहला ऑप्शन कहता है निर्वाण, दूसरा ऑप्शन कहता है दशा, तीसरा ऑप्शन कहता है गति, चौथा ऑप्शन कहता है डी यानी चाल, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं इसके आंसर के बारे में। देखिए मैं इसलिए नहीं पढ़ाऊंगा कि दोनों सब्जेक्ट, दोनों टीचर के जो क्लास है क्लास नाउन है, कुछ लोग सोचे कि कुछ अलग है, ठीक है, अलग अर्थ मत निकालिएगा। इसका केवल एक ही बात ही है कि एक साथ हमारे दोनों लोगों की क्लास क्या मतलब निकलेगी, एक लोग वहाँ पढ़ा रहे हैं, एक लोग यहाँ पढ़ा रहे हैं, तो इससे कोई बेनिफिट नहीं होगा, ठीक है। तो 2 बार मेहनत करने से अच्छा एक ही बार मेहनत किया जाए, क्योंकि हम सभी लोग एक साथ हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला सही हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो आप अलग अर्थ निकाल ले जाएँ, ठीक है। कई बार कुछ छात्र अलग अलग अर्थ निकाल लेते हैं जो कि गलत बात है ये सब। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन सा किरण का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भाई कौन सा किरण का पर्यायवाची नहीं है। जल्दी से इसका आंसर बताइएगा। कर, अंशु और विशिक और मयूख। बहुत ही कठिन प्रश्न है, बहुत ही कठिन प्रश्न है। मैं तो पहली बार इस प्रश्न को देख रहा हूँ, ठीक है। और चलिए मैं इसके उत्तर के बारे में आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो मुझे लगता है इसका आंसर सी हो जाएगा। बाकी आप लोग ध्यान रखिएगा, वैसे तो मेरे हिसाब से भी सी है और सही होना भी चाहिए। इसका आंसर जो है सी ही होना चाहिए, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ पर पूछ रहा है नहीं वाला शब्द, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है शाखा मृग शब्द का पर्यायवाची है। शाखा मृग शब्द का पर्यायवाची है। बहुत ही साधारण और कठिन दोनों ही तरह का प्रश्न है, ठीक है। हिरन, वानर और तोता और भौरा, बताइएगा जल्दी से इसके आंसर, ठीक है। कुछ छात्र आंसर नहीं दे रहे हैं, बस केवल क्लास को देख रहे हैं, बिल्कुल गलत बात है। जब तक आप आंसर नहीं देंगे, जब तक आप अपने हाथों को थोड़ा सा नहीं चलाएंगे, थोड़ा से आप अपनी शरीर को थोड़ा से मेहनत नहीं करवाएंगे, तब तक आपका दिमाग जो होगा एक्टिव नहीं होगा। जब आप स्वयं क्लिक करेंगे तो आपका माइंड जो होगा एक्टिव हो जाएगा। आप स्वयं क्लिक करेंगे तो आपका माइंड एक्टिव हो जाएगा। इस बात के लिए कि इसका आंसर ए हमने किया था और इसका आंसर ए होना चाहिए था, ठीक है। मतलब आंसर आपको बिल्कुल क्लिक हो जाएगा। जब दोबारा इस तरह के प्रश्न आप देखेंगे बिल्कुल सही होगा, ठीक है। यदि आप नहीं प्रयास करते हैं तो पक्का है कि उसके बाद भी आपको कोई सफलता नहीं मिलने वाली है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब दोबारा क्वेश्चन भी देखेंगे तो फिर इसी तरह से आप शांत रह पाएंगे। शांत रहेंगे आप आंसर नहीं दे पाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं, इसके आंसर हो जाएगा बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं। देखिए आज आपका समय, मैंने सोचा था कि थोड़ा से पहले ख़त्म हो जाएगा, लेकिन पहले समय नहीं सवाल पहले ख़त्म नहीं हो रही है, ख़त्म नहीं हो रहा है, यानी कि टाइम पर भी हम आज भी रहेंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। चलिए मुझे लगता था कि हो सकता है जल्दी क्वेश्चन सही हो जाए, क्योंकि मैंने बहुत सरल प्रश्न आज ले लिया था। इसलिए लिया था कि अभी आपका बेसिक कंप्लीट नहीं है, थोड़ा सा बेसिक कंप्लीट हो जाए, 2-4-5 और क्लास हो जाए, फिर थोड़ा से प्रश्नों के लेवल में बढ़ाऊँगा। व्यवसायिक कुशलता किस पर आधारित होती है? वंश पर, स्वभाव पर, समाज पर, मित्रों पर। जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर। चलिए इसका आंसर मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा पहला सही हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा पहला सही हो जाएगा, वंश पर आधारित, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। व्यवसायिक कुशलता जो है वंश पर आधारित होता है, ध्यान रखिएगा।
चलिए बात कर लेते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। स्किनर महोदय कहते हैं, क्रिस्पर महोदय कहते हैं, रॉस कहते हैं, केटल कहते हैं। जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, मुझे लगता है कि इसका आंसर आप लोगों ने दे दिया है। ठीक है, कुछ लोगों ने अपने बहुत अच्छी समझ पर आंसर इसको दिया है, बिल्कुल सही है। ठीक है, जो आपने सोच कर दिया है बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ही सही हो जाएगा। ठीक है, आपने जिस हिसाब से इसका आंसर दिया है बिल्कुल सही है। ठीक है, इसका आंसर सी ही सही हो जाएगा। चलिए, रॉस कहते हैं, रॉस साहब कहते हैं वातावरण को बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं इसके आंसर के बारे में, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। बालक के विकास पर किसका प्रभाव पड़ता है? बालक के विकास पर किसका प्रभाव पड़ता है? पहला ऑप्शन कहता है भौगोलिक वातावरण, दूसरा ऑप्शन कहता है सामाजिक वातावरण, तीसरा ऑप्शन कहता है सांस्कृतिक वातावरण, चौथा ऑप्शन कहता है उपर्युक्त सभी। चलिए बिल्कुल जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए। आप लोग जो सोच रहे हैं बिल्कुल सही सोच रहे हैं, आंसर जल्दी से दीजिएगा। ठीक है, मुझे लगता है कि आप लोगों ने शेयर कर दिया होगा, बहुत सारे छात्र हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, बिल्कुल इसी तरह से आप लोग जुड़े रहिए। ठीक है, और बिल्कुल आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, कि एक बार क्या है, यहाँ पर भी ऑफलाइन भी पढ़ते हैं, ऑनलाइन भी पढ़ते हैं, फिर आकर 10 बजे भी पढ़ते हैं। ठीक है, वाकई में सराहनीय है। ठीक है, आप लोग बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, जब आप लोग मेहनत करेंगे तो मैं ज़रूर अप्रिशिएट करूँगा। मैंने हमेशा कहा है कि आपके हर अच्छे काम में मैं हमेशा सपोर्ट करता हूँ। देखिए दरअसल क्या होता है, इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। दरअसल मेरे एक जानने वाले थे, उन्होंने एक बातें कही थी, बुराइयां इसलिए बढ़ रही हैं क्योंकि जो अच्छाई करते हैं उनको प्रोत्साहन देने वाले लोग कम हो गए हैं। ठीक है, इसलिए बुराइयां जो है हमारे देश में बढ़ रही हैं। जिस दिन से लोग अच्छाइयों की एक तरीके से वाह वाह करने लगेंगे, उस दिन से क्या होगा, बुराइयां का अंत हो जाएगा, बुराइयों का अंत हो जाएगा, यानी कि बुराइयां नाम मात्र के रह जाएंगी। ठीक है, तो ये बात आप लोग भी ध्यान रख सकते हैं, आपको भी यही पद्धति अपनानी चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। कहा जा रहा है कि छात्रों को सही मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए? जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। अब मेरे पास कैपेसिटी नहीं है सारे आंसर पढ़ने की, जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारा टाइम हो रहा है, मुझे लगता है हमारा टाइम हो रहा है, क्योंकि अब बहुत सारे छात्र ये सोच रहे होंगे कितनी जल्दी खत्म होगा। बिल्कुल आप चिंता मत करिए, मैं खुद ही चिंतित हूँ इसको खत्म करने के लिए। चलिए बात कर लेते हैं इसके आंसर के बारे में, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। एक शिक्षक को समाज में सम्मान मिलना चाहिए और जब वह एक आदर्श जीवन जीता है, निष्ठापूर्वक अपनी ड्यूटी करता है, प्रभावशाली तरीके से पढ़ाने में सक्षम होता है, और ये सभी, मुझे लगता है कि इसका आंसर देने में आपको बिल्कुल असहिष्णुता नहीं होगी, और सारे छात्र इसका आंसर सही दे रहे हैं। बिल्कुल जल्दी से इसका आंसर आप सभी छात्र सही दे रहे हैं। बिल्कुल आपका डी सही है, आप सभी लोगों ने सही दिया है आंसर। ठीक है, इसका आंसर डी ही हो जाएगा, क्योंकि आपने देखा 2 सही लग रहा था। ठीक है, तो तीसरा सही लगने में तो कोई दिक्कत ही नहीं था, तो इसलिए आपने चौथा सही कर लिया होगा। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे आप अधिगम की सबसे उचित परिभाषा मानेंगे? समस्या हल करना, विशिष्ट हुनर का विकास करना, आचरण संबंधी इसमें प्रवृत्ति, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। अधिगम से आप उचित परिभाषा मानेंगे, तो वैसे अगर देखा जाए तो अधिगम की कोई उचित परिभाषा इसमें है ही नहीं। ठीक है, अधिगम की कोई इसमें उचित परिभाषा नहीं है, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए बात कर लेते हैं आज के लास्ट प्रश्न के बारे में। मुझे लगता है एक प्रश्न और होगा, कोई व्यक्ति एक प्रभावकारी तरीके से एक हुनर कैसे सीख सकता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बता दीजिए इसका आंसर जल्दी से। ठीक है, अवलोकन करके, सुनकर, पढ़कर, खुद करके। ठीक है, जल्दी से इसका आंसर बताइएगा, जल्दी से इसका आंसर बताइएगा। ठीक है, चलिए इसका आंसर हो जाएगा डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज के लास्ट प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं। यदि आप सभी लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। कुछ लोग लाइक करने में बड़ा कंजूसी करते हैं, भाई ऐसा क्यों? ठीक है, कंजूसी मत करिए। ठीक है, आप सोचिए कि 1 घंटे लगातार हमें बोलना पड़ता है और ज़बरदस्त, ठीक है, एक ही ऊर्जा के साथ बोलने पड़ते हैं। सोचिए एक बार, ठीक है, कल्पना करिए अगर आपको 1 घंटा बोलनी पड़े, मुझे सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8:30-9 बजे तक बोलना पड़ता है। ठीक है, और लगातार। ठीक है, बीच में 1 आध घंटे रेस्ट मिलता है बस, नहीं तो फिर क्या होता है, बोलना ही रहता है। ठीक है, तो सोचिए कि लास्ट होते होते हमारे शरीर में कितनी जान बचती होगी। हाँ, जब आपके लाइक और अप्रिसिएशन मिल जाता है और कुछ लोग सब्सक्राइब कर देते हैं तो फिर नींद बड़ी अच्छी आती है रात में। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं लास्ट प्रश्न के बारे में। विद्यार्थियों में सामाजिक विकास विकसित करने के लिए एक अध्यापक को चाहिए कि वह जाने विद्यार्थियों के व्यक्तिगत रुचियों के बारे में, विद्यार्थियों के शारीरिक विकास को और विद्यार्थियों के सभी पक्षों को, और विद्यार्थियों के कार्य निष्पादन को। चलिए बात कर लेते हैं इसके आंसर के बारे में। इसका आंसर हो जाएगा
डी सी सही हो जाएगा। यदि आप सभी लोगों को क्लास बेहतर लगे हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोग अपनी राय देना ना भूलिएगा। यदि आप लोग यदि आप लोग इस पेज को फेसबुक पर देख रहे हैं या इस क्लास को फेसबुक पर देख रहे हैं या इंस्टा पर देख रहे हैं, लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है। और नए होंगे तो आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए आज की क्लास को यहीं पर स्थगित करते हैं। थैंक यू सो मच। आप हमें दीजिए इजाज़त। कल मिलते हैं इसी के समय अपने फिर उसी टाइम पर और नए प्रश्नों के साथ। तो आज के लिए आप लोग हमें दीजिए इजाज़त। आज के लिए अलविदा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।